बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन पर बेस्ड है। ये हमारी फेडरल बोर्ड की न्यू बुक है। उसमें 15 चैप्टर है ग्रेविटेशन का। सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। हम बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर मेरे पास ये क्रिकेट बॉल है और अगर मैं इस क्रिकेट बॉल को यहाँ पर रिलीज करता हूँ, छोड़ दूँ तो ये ज़मीन की तरफ जाएगी और हमें ये सिखाया गया है कि इस पर एक फ़ोर्स लग रही है, जिसे हम फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। ऐसा ही है बच्चों। अब ये फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ से आई? हम ये कहते हैं कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ बेसिकली अ नेचुरल फ़ोर्स। हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फ़ोर्स के साथ, जिसे हम फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ये हमने अपने जब लास्ट चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर का, उसमें भी हमने पढ़ा था बेसिक फोर्सेस इन नेचर के बारे में। तो हमने वहां पर कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बेसिक फोर्स इन नेचर। नेचुरल फोर्स है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या इन जनरल ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? नेचुरल फोर्स है। किस वजह कहाँ से कहाँ अप्लाई होती है? हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज ग्रेविटेशन। ये बेसिक आइडिया हमारे पास आ गया। अच्छा, यही ग्रेविटेशन है जिसकी वजह से सूरज तमाम प्लैनेट्स को अपने अराउंड घुमा रहा है। सिमिलरली यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जमीन सूरज के अराउंड घूम रही है, चांद जमीन के अराउंड घूम रहा है और बाकी सैटेलाइट भी जमीन के अराउंड घूम रहे हैं। तो हमें इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा पहला चैप्टर ही ग्रेविटेशन का है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए तो ग्रेविटेशन का आइडिया किसने दिया था, किसने एक्सप्लेन किया था? न्यूटन वाज द साइंटिस्ट जिसने ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ हिज लॉ, जिसे हम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल है और ये अपने रिजल्ट्स हर जगह प्रूव करता है। यानी आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हों, कोई भी मैसेज हों, हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये लॉ हर जगह वैलिड है। अब इस लॉ की स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट को समझने के लिए हम इन सिंपल ये देखते हैं कि ये दो मैसेज हैं। एक मैस M1 है, दूसरा मैस M2 है। अब इस लॉ के मुताबिक ये दोनों मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ। वो फोर्स होगी जो इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। M1 M2 के डायरेक्टली रिलेटेड होगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड होगी। और इन दोनों का आपस में फासला r है, तो इस फासले के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड होगी। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly related to product of their masses। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, जो इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर टर्म आएगी स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इनके दरमियान जो फासला है, इनके सेंटर से जो फासला है, उनके स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ हमने देखा हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, जो फोर्स इनके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेटेड है और इनके दरमियान फासले के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है, यानी इनवर्स रिलेशन है उसका। ये इसकी न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास है कि फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू M1 M2। ये हमने अभी पॉइंट देखा, ये दो मैसेज थे M1 एंड M2, तो इन दोनों के मैसेज आ गए। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो r था, तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड है। f इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 ओवर r स्क्वायर। दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसके मुताबिक f और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन है। ये आपको याद हो तो हमने कॉलम्स लॉ में भी पढ़ा था, कॉलम फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी पढ़ा था। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई f इज डायरेक्टली रिलेटेड टू M1 M2 ओवर r स्क्वायर।
ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन आ गई। डायरेक्ट रिलेशन खत्म करेंगे, लाजिम बात है यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम जी का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब मैसेज, डिस्टेंस और फोर्सेस जो रिजल्टेंट थी इनको एक्सपेरिमेंटली पुट किया गया और जी की वैल्यू निकाली गई, तो वो हमारे पास वैल्यू आई थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन आ गया, जिसमें हमने स्टेटमेंट को देखा और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखा। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है, हमने इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है। क्या कौन सी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टीज गिवन है। पहली प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। आपने देखा होगा कि जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कभी रिपेल नहीं करती। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। पॉइंट ये आता है कि ये रिपल्सिव क्यों नहीं है? तो देखें जी, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इन फोर्सेस का, दीज आर बेसिक फोर्सेस इन नेचर, हमें इनका ओरिजिन मालूम नहीं है। लिहाजा जैसी हैं हमें एज इट इज इनको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव है हमारे नजदीक, एज इट इज इट्स अ नेचुरल फोर्स, ये इंट्रिंसिक है, कुदरती तौर पर है। तो इसी तरह हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये अट्रैक्टिव है। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये दो मैसेज के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करती। मीडियम का मतलब ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करें सर्टेन पॉइंट से, वो जमीन की तरफ जाएगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। अच्छा, उसी दो जमीन और उसी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आप कोई बॉडी प्लेस कर दें, कोई टेबल प्लेस कर दें, वाटर प्लेस कर दें और फिर उसको फॉल कराएं, तब भी उस पर जो होगी सेम फोर्स लगेगी। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स हम अब पढ़ रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है? तो ये आपने इनलिस्ट करने हैं खुद से और आपने शेयर करने हैं अपने टीचर के साथ कि क्या डिफरेंसेस इनके अंदर हो सकते हैं। ये आपको याद हो, आप फर्स्ट ईयर की बुक खोलेंगे तो उसका एक पैराग्राफ में इनके डिफरेंसेस गिवन भी है। अच्छा, सिमिलरली डिफरेंसेस के साथ साथ आपको मैं ये भी कह सकता हूँ इन दोनों की सिमिलैरिटीज भी बताएं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, डिफरेंस तो हैं, कुछ चीजें सिमिलर भी हैं। वो सिमिलर कौन सी चीजें हैं, ये आप लोगों ने इनलिस्ट करनी है और अपने टीचर से लाजमी शेयर करनी है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ जाएं, तो वो हमारे पास, हम जैसे बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। एफ और आर स्क्वायर का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा एफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, एफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर दो मैसेज के दरमियान में, ये दो मैसेज हैं, इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम तो होगी लेकिन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होगी। यानी अगर मैं आर को यहाँ पर डबल कर दूं, दो मैसेज के दरमियान का डिस्टेंस डबल हो चुका है, तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4। तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो चुकी है। अगर मैं यहीं पर डिस्टेंस 3 गुना कर दूं तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। इस तरह जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कम तो होगी लेकिन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कम होगी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जब भी आपके पास आर बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है फोर्स डिक्रीजेस बाय फैक्टर 4। अगर 4 गुना फोर्स कम हुई तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो 2 गुना बढ़ी थी। अभी आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है आर और एफ के दरमियान में। ये आपके पास एक सर्टेन पॉइंट है जहां डिस्टेंस आर कम है, फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा। दो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस कम है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब आर अगर बढ़ता है, ये आर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल ये 1 था, यहाँ होकर 2 हो चुका है, तो आप देख रहे हैं फोर्स का ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू को मैं 3 कर देता हूं तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बताया, वो और कम हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया जो हमने याद रखना है। थर्ड और लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, तो जो ग्रेविटी है या न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ है वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को।
और आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जो उनकी मैग्नीट्यूड उन फोर्सेस की वो तो बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास यही है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट 1 है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट 1 फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, इस 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट 1 2 को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स F21 है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस mass 1, ये m1 mass की वजह से है। और ये है F21 यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी m2 बाय m1। m2 ने जो फोर्स m2 पर जो फोर्स एक्सर्ट हुई और 1 ने एक्सर्ट की, इसे हम F21 कहेंगे। तो ये m1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये 2 क्या करेगा, 2 भी 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स लगाएगा वो F12 होगी। अब आप देखें कि ये है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड ऑन 1 बाय 2। तो ये F12 एंड F21 दो फोर्सेस आ चुकी हैं। अब इन दोनों की मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दोनों की मैग्नीट्यूड होगी Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर के इक्वल, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखें तो अगर इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है F12 की, तो F21 की इसके ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, F12 is equal to F21 equal in magnitude but opposite in direction। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई these forces follows the Newton's third law। These forces are equal in magnitude but opposite in direction। Therefore, on two masses due to gravitational force demonstrate action and reaction pair। तो ये action and reaction forces को follow करते हैं। अब यहां तक तो हमने समझ लिया कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर राइज करता है कि देखिए जी, अगर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर जाते? यानी 1 2 की तरफ नहीं जाएगा, 2 1 की तरफ नहीं आएगा। हमारे इर्द-गिर्द पड़ी हुई हर चीज़, हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बट हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो मैसेज एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएँ। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? तो हमने याद रखना है, इसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली बहुत वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है। तो अगर दो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हों, तो उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होगी, इतना कम होगी कि वो एक दूसरे को मूव नहीं कर पाएंगे। तो एक तो रीजन ये आ गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। हाँ, अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है, तब जाके वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखें तो जमीन के मुकाबले में उनका मास नेग्लिजिबल है, इवन जीरो भी नहीं कह सकते, इतना स्मॉल मैसेज हैं वो हमारे पास। दैट इज वाई वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। एंड सेकेंडली इन जनरल हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसकी फोर्स और इसकी फोर्स दोनों एक दूसरे पर लग रही हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स डेवलप होती है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जनरली जो हमने याद रखने हैं। लास्ट, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी दो असाइनमेंट्स गिवन हैं। अगर आप पहली असाइनमेंट देखें तो वो तो सिंपल है, आपको मास ऑफ द अर्थ बता दिया गया है एंड मास ऑफ द मून बता दिया गया है, और मून और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस भी बता दिया गया। आपको कहा गया है कि ये दो एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करें। तो आप सिंपल यही लॉ, यही फार्मूला अप्लाई करके आप वैल्यूज को पुट करके फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, कह सकते हैं व्हाई व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सल लॉ। मैं लेक्चर के दौरान आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने बेटा देख लेना है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, एक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से काफी आ सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। अल्लाह हाफिज।